नमस्कार ऑल जीनियस स्टूडेंट। मैं चेतन पटेल जीनियस स्कूल और आइडियल इंस्टीट्यूट की ओर से आपको हार्दिक वेलकम करता हूं। और यहाँ पे अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, तो उसका जो थियरी है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है कि अपना एक बुक बनाएं और उसमें ये जो भी आज से शुरू होता है पढ़ाने का, वो सब यहाँ से आज से लिखने का चालू करें। और जो सीरियसली यहाँ पे पढ़ाई करना चाहता है, हम डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे, तो वो अपनी एक नोट्स बनाए और वो फ़ोटो मुझे भेजे ताकि मुझे पता चले कि कौन सीरियसली काम कर रहा है। तो हम उसको डायरेक्ट कांटेक्ट करके हम उसको डिटेल में आगे ले जा सकें। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जो बोर्ड के पेपर में 4 मार्क्स का वेटेज उसको जनरेट करता है। उसमें 2 मार्क्स जो है वो थियरिकल क्वेश्चंस हैं और 2 मार्क्स का एक शॉर्ट एग्जांपल यहाँ से ये चैप्टर से आपको पूछा जाता है। तो शुरू करें अपना जर्नी। मेरा नाम चेतन पटेल और मैं अभी आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जो है फर्स्ट चैप्टर, उसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है वाई पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्यों करनी चाहिए? सोल प्रोप्राइटर फर्म जो होता है, जिसमें एक अकेला आदमी पूरा बिजनेस को रन करता है, उसके कैपिटल और मैनेजरियल लिमिटेशंस हैं। तो ये लिमिटेशन ये है कि आप बहुत बड़ा स्केल पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि अकेला है तो कैपिटल का थोड़ा लिमिटेशन रहता है। और मैनेजरियल भी देखें तो वो भी एक लिमिटेशन बनता है। तो इसका ये लिमिटेशन दूर करने के लिए पार्टनरशिप का आइडिया यहाँ से जनरेट हुआ। पार्टनरशिप का आइडिया इसलिए जनरेट हुआ, उसमें 2-3 फैक्टर जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला है कि किसी के पास सफिशिएंट फंड तो है, लेकिन उसके रिगार्डिंग रिक्वायर्ड स्किल नहीं है। दूसरा है कि किसी के पास स्किल बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए, लेकिन उसके पास सफिशिएंट फंड नहीं है। और उसके साथ ही तीसरा पॉइंट है कि अगर रिस्क की बिजनेस है कोई, तो एक अकेला आदमी रिस्क लेने से थोड़ा डरता है। तो इससे 3-4 आइडिया या ये सब पॉइंट्स है कि जहाँ पे आप सोल प्रोप्राइटर फर्म जो है वो फेल होती है। तो इसका ऑप्शन के रूप में ये पार्टनरशिप का जन्म हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि उसका मीनिंग, पार्टनरशिप का मीनिंग और उसका डेफिनेशन। तो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया है। वो डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स who have agreed to share the profit of business carried on by all or any one of them acting for all। मतलब कि पार्टनरशिप, रिपीट करता हूँ, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all। मतलब यहाँ पार्टनरशिप में प्रॉफिट का शेयरिंग वो ज़रूरी पॉइंट है। प्रॉफिट शेयर करने की बात यहाँ पे है। दूसरा है, यहाँ पार्टनरशिप में सभी पार्टनर साथ में भी रन कर सकते हैं, या उसमें से कोई पार्टनर्स है वो भी इसको रन कर सकते हैं, दोनों वैलिड है। तो उसका आगे का पॉइंट है कि यहाँ पे एक डेफिनेशन कंप्लीट हुआ, पार्टनरशिप का डेफिनेशन। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनर, तो पार्टनर का आपको डेफिनेशन जब लिखना है तो पहला पार्टनरशिप का ये लिखना है जो हम बोले। उसके बाद एक लाइन ऐड करना है, द पर्सन हु एंटर इनटू सच रिलेशनशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। ये इसको जोड़ दो तो ये आपका दूसरा डेफिनेशन रेडी हो गया। और अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो भी आपको यही डेफिनेशन जो है वो लिखनी है पार्टनरशिप की, और उसके आगे ये जोड़ देना है कि द पर्सन हु एंटर्ड इनटू सच रिलेशनशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड अ पार्टनर एंड कलेक्टिवली इट्स कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म।
तो मतलब यहाँ पे आपकी 3 डेफिनेशन आपकी रेडी हो जाती है। उसके बाद के पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या एलिमेंट्स होते हैं? तो सबसे पहला है कि क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप जो है वो वन टाइप ऑफ एग्रीमेंट है, और वो कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट से जनरेट होती है। और पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट है कैन बी इन रिटन और ओरल फॉर्म, मतलब दोनों वैलिड हैं। आप रिटन फॉर्म में लेते हैं एग्रीमेंट या तो ओरल फॉर्म में, दोनों वैलिड है। लेकिन रिटन फॉर्म इज डिजायरेबल एंड एडवाइजेबल, मतलब अगर रिटन फॉर्म में है तो वो आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि कल बिजनेस का सिचुएशन क्या होता है, लोग आप बोल के भी गुम जाते हैं कि नहीं ये नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था। तो मतलब आपको राइटिंग में लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कंपलसरी नहीं है राइटिंग एग्रीमेंट। दूसरा पॉइंट है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, मतलब यहाँ पार्टनरशिप में सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट का इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट के लिए जनरेट होता है तो ही उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। जो प्रॉफिट का एलिमेंट्स नहीं है तो उसको हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ले नहीं सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ये लीगल बिजनेस है। अगर कोई लीगल प्रोसीजर करनी है, लीगल तरीके से कुछ बिजनेस करना है, तो ही ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन उसको लागू होती है। जैसे कि हम गुजरात में कोई वाइन बनाने का फैक्ट्री रन करते हैं और यहीं पे सेल करना चालू करते हैं, और ऐसा पार्टनरशिप अगर करने का हम चालू करते हैं तो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो है मेन इंटेंशन है वो इलीगल है। तो इलीगल के लिए ये पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है उस पर लागू नहीं होता है। उसके बाद है एजेंट ऑफ ईच अदर। फोर्थ पॉइंट है, यहाँ हर एक पार्टनर जो है एक दूसरे का एजेंट है। ईच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ ईच अदर। उसके बाद 5वां नंबर का पॉइंट है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स, मतलब यहाँ पार्टनर्स जो हैं उसकी काउंट कितनी होती है, मतलब मिनिमम कितने हैं, मैक्सिमम कितने हैं। तो यहाँ पार्टनरशिप में मिनिमम जो है 2 और मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे उसका काउंट आप देख सकते हैं कि जो 2014 में एक क्लियरेंस आया था, रूल नंबर 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द फर्म टू बी 50, मतलब 50 से ज़्यादा पार्टनर्स आप नहीं रख सकते, और मिनिमम 2। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टनर्स का काउंट कितना होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म में, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 उसके अंदर रहना चाहिए। उसके आगे का क्वेश्चन है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब पार्टनरशिप एक्ट जो है उसमें एज पर पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पे बिजनेस और ऑब्लिगेशंस फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी व्हेन द फर्म डज नॉट हैव सफिशिएंट एसेट्स टू पे लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। मतलब यहाँ अपना खुद का जो भी है पर्सनल प्रॉपर्टी है, अगर बिजनेस में कुछ माइनस होता है तो बिजनेस को बेच के भी वो अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो पार्टनर का खुद का प्रॉपर्टी जो है पर्सनल, उसको बेच के भी इसको पूरा करना पड़ता है। मतलब ये अनलिमिटेड लायबिलिटी है एवरी पार्टनर्स की। ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म, यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है कि पार्टनरशिप फर्म में जो ऑनर होते हैं वही जो है वही मैनेजमेंट करते हैं। ज़्यादातर कंपनी में देखा जाता है कि कंपनी के ऑनर होते हैं उसके शेयर होल्डर्स, लेकिन मैनेजमेंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो अलग रहते हैं। मतलब 2 अलग अलग टाइप से उसका मैनेजमेंट और उसका प्रोप्राइटरी होता है। लेकिन पार्टनरशिप में ऑनर जी होते हैं वो भी पार्टनर होते हैं, और उसका मैनेजमेंट भी वही पार्टनर में से कुछ लोग या तो सब साथ में उसको मैनेज करते हैं। दोनों मतलब एक ही होते हैं। उसके बाद है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं कि अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो उसका पहले से कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको आराम से आप उसको अच्छी तरीके से उसमें से बाहर निकल सके। तो पार्टनरशिप डीड जो है उसमें
14 से ज़्यादा पॉइंट ज़्यादातर उसमें डिस्कस होते हैं। और ये जो है ना उसको ऐसा बोल सकते हैं कि इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि पार्टनरशिप डीड जो है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें कौन कौन से पॉइंट डिस्कस होते हैं तो वन बाय वन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहला है डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड में जितने पार्टनर्स है उसकी डिटेल, उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो डिटेल उसमें क्लियर होती है। सेकंड पॉइंट है डिटेल्स ऑफ फर्म। उसमें फर्म का नाम क्या रहेगा, उसका एड्रेस कौन सा रहेगा, वो डिस्कस होता है उसमें। तीसरा है टाइप्स ऑफ बिजनेस, मतलब कौन से तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं, ये तीसरा पॉइंट। चौथा है कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप का कमेंसमेंट डेट का कौन सा रहेगा और कब से ये स्टार्ट होने वाली है, वो सब इसमें क्लियर लिखा होता है। उसके बाद है फिफ्थ नंबर पे कैपिटल, मतलब कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा वो यहाँ पे मेंशन होता है। और एक अच्छा रूल ये भी है कि सभी पार्टनर्स कैपिटल लाए, ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब इट इज़ नो मैंडेटरी टू बिंग अ कैपिटल बाय ईच पार्टनर। उसके बाद 6 नंबर का पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो कैपिटल ला रहा है उसको कितना % इंटरेस्ट मिलेगा वो भी यहाँ पे पहले से डिसाइड करना होता है। उसके बाद ड्राइंग का, मतलब कौन पार्टनर कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना ड्राइंग कर सकता है। और उसके बाद ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब जो ड्राइंग करेगा अगर यहाँ से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी ले जाएगा तो उसको इंटरेस्ट कितना पेड करना पड़ेगा फॉर्म को, वो यहाँ पे डिस्कस करना होता है। उसके बाद 9वां नंबर का पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ जो पार्टनरशिप का फॉर्म जनरेट हुआ है उसमें प्रॉफिट और लॉस उसका प्रोपोर्शन क्या रहेगा। इन फ्यूचर सबसे ज़्यादा लड़ाई यहाँ पे होती है कि प्रॉफिट होता है तो सब साथ रहते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो लड़ाई होती है। तो प्रॉफिट होता है तब भी लड़ाई होने का चांस है। क्योंकि प्रॉफिट में शेयरिंग रेशियो पहले से डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। अगर पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं है तो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होने का चांसेस है। तो जो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में एडवांस में उसको डिसाइड करना चाहिए। उसके बाद पार्टनर्स के सैलरी, पार्टनर्स के बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स, वो सब पहले से डिसाइड करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर यहाँ फर्म में कोई इसके बारे में डिस्प्यूट नहीं हो। उसके बाद 11वां पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म। अगर कोई पार्टनर है अपनी फर्म को लोन देता है तो उसका इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, वो सब पहले से यहाँ डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद गुडविल। अगर गुडविल जो है, गुडविल मतलब आप जानते हैं कि जो अपने रेपुटेशन कमाया इन फ्यूचर, तो उसका जो प्राइस बनता है उसको हम गुडविल बोलते हैं। तो द कंपटीशन टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर इज ऑल्सो मैंसन इन द पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप में ये भी एडवांस में गुडविल का मेथड कौन सा रहेगा वो सब डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। 13 नंबर पे है एडमिशन और रिटायरमेंट। अगर द प्रोवाइडिंग pertaining to admission of new partner and the retirement or death of the partner is also mentioned in the partnership deed। मतलब इन फ्यूचर बिजनेस अच्छा है तो किसी को एडमिशन देना पड़ेगा नए पार्टनर को, या तो जो अपने जो पार्टनर्स है उसमें से किसी का रिटायरमेंट हुआ या तो किसी का डेथ होता है, तो उस टाइम हम कौन सी स्टाइल से उसको हैंडल करेंगे, वो सब पहले से उसके रूल्स डिसाइड होने चाहिए ताकि इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं हो। लास्ट पॉइंट है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस फर्म विल बी डिसॉल्व्ड एंड व्हाट प्रोसीजर विल बी एडोप्टेड। तो ये भी एडवांस में मेंशन करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर जब डिसॉल्व करना हो तब प्रॉब्लम नहीं आए। तो पार्टनरशिप डीड जो है वो अपनी फर्म को अच्छी तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए चले और कोई डिस्प्यूट नहीं हो। डिस्प्यूट हो तो यहाँ से उसका सॉल्यूशन मिल जाए, इस पर्पज़ से बनाया जाता है। और ये सभी पार्टनरशिप फर्म को पहले बनाना चाहिए ताकि इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स जनरेट नहीं हो। अगर इसका कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये सब पॉइंट को उसमें कवर करने हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। और लास्ट है थियरी में
कि अगर कोई पार्टनरशिप शुरू होता है लेकिन उसका पार्टनरशिप डीड जनरेट नहीं होता है, या तो पार्टनरशिप डीड तो जनरेट होता है लेकिन उसमें ये सब जो पॉइंट थे उसमें से कोई पॉइंट्स लैप्स हो गए, उसका डिसीजन नहीं लिया गया पहले से, तो उसका अगर इन फ्यूचर प्रॉब्लम होता है या डिस्प्यूट होता है तो हम उसका हैंडलिंग कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में उसका प्रोविज़न दिया है, पर्टेनिंग टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं जनरेट हुआ है तो इन दैट केस ये जो है उसकी प्रोविज़न 7 दी है वो लागू होती है। उसमें पहला प्रोविज़न है, ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल इन द फर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द एक्ट इन दिस रिगार्ड, मतलब सभी पार्टनर्स को कैपिटल लानी ही पड़ेगी या तो ये इतना ही लाना पड़ेगा, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन एक्ट में नहीं है। वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से करना है कौन कितना कैपिटल लाएगा। उसके बाद इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू ब्रिंग अ कैपिटल फॉर ईच पार्टनर, सभी को कैपिटल लाना ऐसा कोई रूल नहीं है। दूसरा पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी पेड, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी पार्टनर्स को जो पार्टनर कैपिटल लाए उसको अगर यहाँ एग्रीमेंट में डीड में क्लियर नहीं है तो किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। उसके बाद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस वुड बी रिमेन इक्वल प्रोपोर्शन, अगर पार्टनरशिप डीड में डिसाइड नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर कैन नॉट बी चार्ज, मतलब ड्राइंग का जो इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड नहीं है तो किसी को चार्ज नहीं कर सकते, आप उसका इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं। सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी पेड टू द पार्टनर, मतलब अगर पहले से डिसाइड नहीं है तो किसी को सैलरी, बोनस या कमीशन या रेम्यूनरेशन यहाँ फर्म से नहीं दे सकते हैं। उसके बाद 6% पर एनम इंटरेस्ट इज पेएबल फॉर द लोन गिवन बाय एनी पार्टनर्स टू द फर्म, अगर कोई पार्टनर है वो फर्म को लोन देता है और उसके इंटरेस्ट का कहीं पहले से कोई पार्टनरशिप डीड में नहीं है डिसाइडेड तो उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट वो लोन पे मिलेगा पार्टनर को। और लास्ट है 7 नंबर पे, इन केस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सपेंस इंकर्ड बाय द पार्टनर, कोई पार्टनर ने कुछ बिजनेस के लिए खर्चा किया है, रीजनेबल खर्चा किया है, फॉर द फर्म द पार्टनर हैज द राइट टू रिम्बर्स इट, मतलब वो यहाँ से ले सकता है, उसको ये प्रोविजन है कि वो यहाँ से वो खर्चा जो उसने किया है वो यहाँ से ले सकता है। तो यहाँ पे आपका पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, उसका थियरी पूरा होता है। तो आपको ये लिखना है और मुझे इसका फ़ोटो कॉपी भेजना है ताकि मुझे समझ में आए कौन सही तरीके से पढ़ रहा है। तो ऑल स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जांपल्स चालू हो जाएंगे तो आप कनेक्टिंग रहेंगे और मुझे रिप्लाई देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।